अभिवादन मित्रों, नमस्कार। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो लोग अपने गुजरे वक्त की, अपने पास्ट से की गई अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, वो भविष्य में उन गलतियों को दोबारा दोहराते हैं। पास्ट में की गई, अपने अपने गुजरे वक्त में की गई गलतियों से जो लोग नहीं सीखते हैं, वो भविष्य में उन गलतियों को बार बार दोहराते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कभी-कभी हम अपने पास्ट पर एक निगाह डालें और देखें कि हमारे गुज़रे वक़्त में हमारे नेताओं ने क्या गलतियाँ की हैं, ताकि हम आने वाले समय में ये ध्यान रख पाएँ कि हमारे आज के नेता उन गलतियों को ना करें। इस सारे परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक वक्तव्य, जो हमारे विदेश मंत्री ने पिछले दिनों दिया और वो वक्तव्य था नेहरू जी की चीन पॉलिसी को लेकर, जहाँ उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि किस तरह से उन्होंने चीन की राजनीति को, चीन की नीति को, चीन की भारत नीति को कितना गलत समझा और कितना उनके जो तमाम अंदाज़े थे उसको लेकर वो कितने कितने अपने निशाने से हटे हुए थे, यूँ कहिए। मैं बड़ी माइल्ड लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए कुछ लोग बड़ी फूहड़ भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सच कहने की बात ये है कि जो उन्होंने सोचा वो दरअसल कितना गलत था, इसका अंदाज़ा हमें जाकर 1962 में लगा। न सिर्फ़ 1962 में लगा, बल्कि सच बात तो ये है कि हम आज तक उसके परिणाम भुगत रहे हैं। आज तक उसके परिणाम भुगत रहे हैं। ये एक सच्चाई है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि उस समय पर चीन की आपको याद होगा जो जो यूएनएससी की सीट को लेकर जो कहानियाँ चली, वो एक तरफ उसको भी अगर इस तरह से छोड़-छाड़ दिया जाए, तो भी आप हलाई छोड़ना क्यों चाहिए? लेकिन बात तो उसमें भी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप आगे लेकर आएँ, तो जो पंचशील के जिस फ़ॉर्मूले की बात की गई थी, जो नेहरू जी ने की थी, आप ज़रा देखिए कि उसका क्या बना? बेहद बर्बाद तरीके से वो पॉलिसी महीनों के अंतर में खत्म हो गई थी, एक बात। दूसरी तरफ आप ये भी पाएँगे कि नेहरू जी ने जो सरदार पटेल थे, जो कि उस समय के हमारे गृह मंत्री थे, उनकी तमाम वार्निंग्स को, उनकी चेतावनियों को, चीन नीति को लेकर जो उन्होंने दी और राइटिंग में दी, ऐसा भी नहीं कि वो पर्सनल यूँ ही बोल दिया हो। उन्होंने लिखकर उन चीज़ों पर ऑब्जेक्शंस रेज़ किए कि हम चीज़ों को गलत समझ रहे हैं और दरअसल यहाँ-यहाँ पर हमें चीन से खतरे हैं। तो वो तमाम बातों को नेहरू जी ने इग्नोर किया। दरअसल चाहत क्या थी? चाहत ये थी कि एक दुनिया के शांति गुरु के रूप में वो उभर कर आए, विश्व नेता बनकर उभर कर आए, ग्लोबल स्टेचर के लीडर बनकर सामने आए और उसका जो परिणाम भारत को भुगतना पड़ा, उसके परिणाम दरअसल आज तक हम भुगत ही रहे हैं। तो ख़ैर, पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ वो क्लिप जो डॉक्टर जयशंकर की है, जो हमारे आज के विदेश मंत्री हैं और फिर आप पाएँगे कि वो क्या कह रहे हैं और फिर हम आप आपसे वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे। चाहे वो केनेडी के सामने बिछने के उनके लेटर हों, जहाँ पर 1962 की उस लड़ाई में जो कुछ हुआ, उसको लेकर जाकर फिर वो यू नो अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी के चरणों में जाकर गिरे थे। तो वो भी एक शर्मनाक हादसा है हमारे इतिहास का, जिसको लेकर आज भी हमारा सिर जो है वो शर्म से झुकता रहता है। और उसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगा पटेल साहब का वो लेटर भी जो उन्होंने लिखा था। ये लेटर थोड़ा-सा डिटेल में है, लंबा है और उसका नतीजा ये है कि मैं आपको एनकरेज इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा सब्र कीजिएगा क्योंकि उस लेटर में मटीरियल बहुत सारा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको आप छोड़ें या हम उसको इग्नोर करें क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। उसे आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तभी हम समझ पाएँगे कि नेहरू जी ने कहाँ हमारे नेता पटेल जी को समझने में भूल की। तो लीजिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर जयशंकर की जो कि आपसे ये चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, चाइना पर उनकी जो पॉलिसी थी उसको। अ, लेट मी जस्ट सी। Either to join the BJP or retire from service to hire. When I was it was Indian foreign service. It was not Nehru's foreign service. Let's be very clear on that. Most of us who, for example, dealt with China felt that the 1954, that the whole Panchsheel era was a fundamental misreading of China. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप कहेंगे कि दरअसल ये
जो पंचशील की नीति थी वो थी क्या? तो मैं आपको गिना दूँ कि दरअसल जो पंचशील की नीति थी वो 5 सिद्धांतों पर रखी गई थी और वो 5 सिद्धांत बड़े ही आज की तारीख में तो उनको पढ़ के ऐसा लगता है कि कैसा मज़ाक है ये। वो कहा जा रहा है कि वो 5 जो पॉइंट थे, 5 जो सिद्धांत थे जिन पर नेहरू जी ने कोशिश की चीन के साथ में अपने संबंधों को बनाने की, वो थी म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, यू नो दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे की जो भौतिक सीमाएं हैं उनकी और जो उनकी प्रभुसत्ता है उसका सम्मान करेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, कि ना आप हम पे लड़ाई थोपेंगे ना हम आप पे लड़ाई थोपेंगे, हम कौन सी हालत में थे लड़ाई थोपने की। तो खैर खैर म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। इक्वालिटी, समानता की बात की रहेगी दोनों में, और म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, आपसी जो है फायदे की बातें की जाएंगी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चलेगा। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्वक दोनों पार्टियां जो है वो रहेंगी। ये वो सिद्धांत हैं जिनकी बात नेहरू जी ने की और चीन को प्रस्ताव किया कि 25 साल तक हम इन सिद्धांतों पर फॉलो करेंगे, इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। कितना? 25 साल तक। बदले में क्या मिला? चाइना ने इनको तुरंत ये कहा कि नहीं साहब, हम 25 साल तक ये सब नहीं फॉलो करने वाले, हम तो सिर्फ पहले 8 साल की बात कर रहे हैं। तो 8 साल के लिए ये तय किया गया कि भाई अब तो मैं जब आपसे बातें कर रहा हूँ तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं कि हम लोग इतिहास में पढ़ा करते थे और हमें ये याद करने पड़ते थे 5 सिद्धांत, और अब याद करता हूँ तो सिर धुनता हूँ कि दरअसल कैसा मजाक हुआ है हमारे साथ। खैर ये वो 5 सिद्धांत थे जिसमें 25 साल का वादा किया गया फॉलो करने का नेहरू जी की तरफ से, और जिसको चाइना ने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करके ये कहा कि हम सिर्फ 8 साल के लिए इनको मान रहे हैं और हम आगे चलते हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं, पहले 2 महीने बाद ही चाइना ने, सिर्फ 2 महीने बाद, इन सिद्धांतों का उल्लंघन शुरू कर दिया था। उसकी डिटेल भी मैं आपको इसी प्रोग्राम में दूंगा। तो पहले हम बात जो कर रहे थे वो थी इनकी, जयशंकर जी की। जयशंकर जी की वीडियो को हम आगे देखते हैं। My vichardhara on Nehru has not changed. I mean, I think in terms of a lot of, I mean, do understand what I am trying to say. I am trying to say that in the foreign policy for which Nehru had a predominant role for the first 18 years of our existence, and the assumptions which his successors carried forward, there were some significant shortcomings and flaws and errors of judgment. I don't think this is something I needed to join the BJP or retire from service to have. When I was, it was Indian Foreign Service, it was not Nehru's Foreign Service. Let's be very clear on that. Most of us who, for example, dealt with China felt that the 1954, that the whole Panchshil era was a fundamental. मैं याद दिला दूं, जयशंकर जी चीन में भारत के राजदूत रहे हैं। इन्होंने बाकायदा चीनी भाषा सीखी है। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां बात चीन की आती है तो चीन के अपने जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो चीनी भाषा में लिखे हैं, अनुदित नहीं हुए हैं, उन पर भी उन्हें पढ़ाई की है, उनका अंदाजा है, उनको उन तक एक्सेस रहा है उनका। ये चीन में भारत के राजदूत रहे हैं और जिस समय पर मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने चीन की यात्रा की थी, जहां जयशंकर जी से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। जयशंकर जी वहां पर राजदूत थे, जैसे हमने बताया आपको, और उस मुलाकात में जो कुछ भी इनका इंटरेक्शन था उस ट्रिप के दौरान, जो कि ठीक ठाक था, और उसकी जयशंकर जी ने ये अनुभव अपने शेयर किए हैं कि उनका कैसा अनुभव था और क्या बातचीत हुई थी उनकी और मोदी जी के बीच उन दिनों में। और फिर वो बताते हैं कि मैं कितना प्रभावित हुआ था उनसे। और आप जरा मोदी जी की बात देखिए कि वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित तो जयशंकर जी से हुए थे, क्योंकि आप ये देखिए जयशंकर जी को वो भूल नहीं सके
और जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर पद से छोड़ जब यहाँ आकर केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उस समय उन्होंने इमीडिएटली उनको बुलाया। तो ये तमाम बातें ये दिखाती हैं कि किसी नेता का सिर्फ अपनी पार्टी का नेतृत्व तो करना ही ज़रूरी नहीं है। उसे दरअसल ये काम आना चाहिए कि उसके किस काम के लिए कौन सबसे सुयोग्य आदमी है। उस सुयोग्य आदमी का जो चयन है, वो नेता का प्रोबेबली सबसे बड़ा काम है। तो वो काम जयशंकर जी को जब दिया गया, तो वो उन्होंने देखिए कि भारत की इमेज को कैसे 4 चाँद लगाए हैं। आगे चलते हैं। Misreading of China. Or if I go back even earlier, and I've actually written about it, the Nehru-Patel debate of how to handle China. China. So it's not a sentiment any of us, I mean not just me. We didn't need to be out of the government to understand the truth about Nehru. It was staring us in the face. It stared the nation in the face in 1962. 62. I mean, what? Please read the letter that Nehru writes to Kennedy after Bombdil affair. Yeah. And tell me how you feel about it. That how could our country have been brought down to such a situation where you're begging somebody? So I read that 62 letter 50 years ago, Yeah. maybe more. So this is not politics. Do not confuse, in the name of politics, it should not be that we should have no judgment and no evaluation of anything in our history. Are we then blind followers of what happened before? Ask yourself that question. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट जो हमारी करंट गवर्नमेंट का स्टैंड है चाइना को लेकर। तो अब वो बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी ने जो ये कहा है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, भारत चीन विवाद में हमारे जो संबंध हैं वो नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल क्यों नहीं है उसकी व्याख्या जयशंकर जी कर रहे हैं। Essentially, I can't give you word by word quote, but essentially the Prime Minister said the relations are abnormal and we want to see normalcy, but normalcy will only happen if there's peace and tranquility in the border. Now, I could have said it, this part of it first and that part of it second, or up or down, but essentially we've been saying the same thing for 4 years now. And I don't think the Prime Minister said anything which was a departure from what has been our consistent policy on this issue. And we still say, because, I reiterate it with regularity, because on the Chinese side, there is a continuous attempt to say, well, that peace and tranquility is not so important. That has its place, but there's something bigger out there. If you don't have peace and tranquility, I mean, they keep saying it has a place. Well, I agree, it has a place. It has a central place. So that point, I think, is for us a consistent point, and I can't, I don't see any reason why we should change from that. I don't think there's anybody in the government who's suggesting that we should change from it. No right thinking citizen can suggest we should change from it. After all, if there is no peace and tranquility in the border, how can you have workable relations with any neighbor? I mean, forget China. The second issue on the economic issue. ये इकोनॉमिक इशू हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। मेरा ये मानना है कि अब हमें अपने विषय पर वापस जाना चाहिए, और वापस हमारा विषय वही कि दरअसल हुआ क्या था उस समय। तो मैं आपको मेरे पास वो लेटर भी है जो उन्होंने कैनेडी को लिखा था, नेहरू जी ने जो लेटर कैनेडी को लिखा था, जिसका जिक्र जयशंकर जी कर रहे हैं कि लिटरली बेगिंग कर रहे थे, लिटरली भीख मांग रहे थे। उसके बाद में आप जरा देखिए, एक देश का सवाल है, भारत जैसा बड़ा देश जाकर न्यूली स्वतंत्र हुआ है, और वो जाकर चाइना के अमेरिका के पैरों में बैठ रहा है। क्या मतलब बनता है इसका? और जबकि था क्या, सिर्फ एक पॉलिसी की मिसअंडरस्टैंडिंग, सिर्फ चाइना की पॉलिसी पे, जहां पर आपका इंटरनल असेसमेंट कुछ और कह रहा था और आप अपनी पॉलिसी देश के ऊपर थोप रहे थे। नतीजा वही निकला जो निकला, और जो 62 का रिजल्ट निकला। तो मित्रों, मैं आपसे फिर शेयर क्या करूं,
क्या कहा जाए, ये देखिए वो कैनेडी की मुलाकात जो जो नेहरू जी की थी, ये सदर्न ग्राउंड है व्हाइट हाउस का, जहाँ पर वो टहल रहे हैं कैनेडी के साथ यहाँ पर। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ उस लेटर को। वो लेटर जो पटेल साहब ने लिखा था नेहरू जी को चाइना की बाबत, और उन्होंने वार्न किया था कि जो हम किस तरह से हम गलत समझ रहे हैं चाइना को, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी चाइना को लेकर, वो भी आपसे शेयर करनी ज़रूरी है। देखिए आप पढ़ सकते हैं, और मैं आपके लिए इसको एक-एक करके पढ़ना शुरू करता हूँ जिससे कि आप देख पाएँ। मैं इस लेटर को पूरा ही पढ़ सकता था, फिर आपको नज़र नहीं आता कुछ भी, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में आपके सामने रख रहा हूँ। माय डियर जवाहरलाल, ये देखिए ये 7 नवंबर का लिखा हुआ लेटर है। तो जी, वो क्या बता रहे हैं, एवर सिंस माय रिटर्न फ्रॉम अहमदाबाद एंड अहमदाबाद जो कि होम टाउन है, गुजरात से थे वो पटेल साहब भी। तो एवर सिंस माय रिटर्न फ्रॉम अहमदाबाद एंड the cabinet meeting on the same day, which I had to attend at practically 15 minutes notice, है ना, 15 मिनट के नोटिस पे उनको मीटिंग अटेंड करनी पड़ी है, एंड विच आई रिग्रेट आई वाज नॉट एबल टू रीड ऑल द पेपर्स। जाहिर है जब 15 मिनट की नोटिस पे आप मीटिंग अटेंड करेंगे तो सारे पेपर आप कैसे पढ़ पाएंगे। आई हैव बीन एंग्शियसली थिंकिंग ओवर द प्रॉब्लम ऑफ तिब्बत एंड आई थॉट, आई होप दोस्तों, मुझे अगर मैं अंग्रेजी हिंदी में करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आई होप मेरे साथ साथ आप भी पढ़ रहे होंगे, इसीलिए मैंने लेटर को लगा रखा है आपके सामने। Problem of Tibet, and I thought I should share with you what is passing through my mind. I have carefully gone through the correspondence between External Affairs Ministry and our ambassador in Peking, and through him, the Chinese government. I have tried to peruse this correspondence as favorably to our ambassador and Chinese government as possible, but I regret to say that neither of them comes out well as a result of this study. The Chinese government has tried to delude us by professions of peaceful intentions. My own feeling is that at a crucial period, they managed to instill into our ambassador a false sense of confidence in their so-called desire to settle the Tibetan problem by peaceful means. आप समझ रहे हैं कि ये जो चाइनीज का जो धोखा था, जो वो हमारे एम्बेसडर को दे रहे थे, जिसमें उन्होंने चाइना के हमारे एम्बेसडर के मन में कहीं ये बात डाल दी एज एफ की सब कुछ हंकी डोरी है, और वो तिब्बत की समस्या को पीसफुल मीन्स के जरिए सेटल करना चाह रहे हैं। ये उनका गेम था, और मजे की बात क्या है कि सिर्फ कागजों को और कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए हमारे जो उस समय के गृह मंत्री थे पटेल साहब, उन्होंने ताड़ लिया था इस बात को, चीन की खेल को उन्होंने ताड़ लिया था, और वो उस खेल को पिन पॉइंट कर रहे हैं नेहरू जी को यहाँ पे। आगे देखिए, and the last telegram to us is an act of gross discourtesy, not only in the summary way of disposal of the protest, the entry of Chinese forces into Tibet, but also the wild insinuation of attitude and determination by foreign influence. It looks as though it is not a friend speaking in the language that, but a potential enemy. In the background of this, we have to consider that ये इसके पीछे आ रहा है यार, मुझे इसको कैसे देखूंगा मैं, ओह शिट रह गया, जी हाँ। And a situation now faces us as a result of disappearance of Tibet as we know it, and the expansion of China almost up to our gates. वो बता रहे हैं कि वो तिब्बत को लेकर वो हमारे दरवाजे तक चाइना जो एक्सपेंड होकर आ रहा है। Throughout the history, we have seldom been worried about our northeast frontier. Because of Himalayas, of course, the Himalayas have been regarded as an impenetrable barrier against any threat from the north. हिमालय को ये माना जाता था, हमारा नॉर्थ में हिमालय, आपने 50 गाने सुनेंगे इस तरह के कि नॉर्थ में हिमालय है, हमें बचाने के लिए, हमें कोई खतरा नॉर्थ से हो ही नहीं सकता। We had friendly Tibet, which gave us no trouble. The Chinese were divided. They had their own domestic problems and never bothered us about our frontiers. In 1914, we entered into a convention with Tibet, which was not endorsed by the Chinese. देखिए यहाँ प्रॉब्लम की जड़ की शुरुआत हो रही है ना, कि तिब्बत के साथ भारत का जो एक कन्वेंशन जिसमें दोनों एंटर हुए, उसको चाइना एंडोर्स नहीं कर रहा है। और ये बात कब की है? 1914 की। वी सीम टू हैव रिगार्डेड Tibetan autonomy as extending to independent treaty relationship, right? Presumably,
All that we required was Chinese counter signature. The Chinese interpretation of suzerainty seems to be different. We can, therefore, safely assume that very soon they'll disown the stipulations which Tibet has entered into with us in the past. That throws into the melting pot all frontiers and commercial settlements. है कि नहीं? जब उसने तिब्बत के साथ आपके किए हुए तमाम समझौतों को रद्दी की टोकरी में डाल देना है, जो कि वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में होने वाला है, तो फिर हो गया कबाड़ा, फिर क्या बचेगा? Commercial settlements with Tibet on which we have been functioning and acting during the last half of century. 50 साल से आपके रिलेशन इसी बेस पे चल रहे हैं। और देखिए ना 1914 से लेके और आप खड़े कहाँ हैं? उस समय ये 19 इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो 1950s की बात हो रही है। China is no longer divided, it is united and strong. All along the Himalayas in the north and northeast, we have on our side of the frontier a population ethnologically and culturally not different from Tibetans and Mongolites. The undefined state of frontiers and the existence on our side of the population with its affinity to Tibetans and Chinese have all the elements of potential trouble between China and ourselves. देखना आप मतलब कितनी क्लैरिटी है उस विचार में जो पटेल साहब सामने रख रहे हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनकी जो एथनिसिटी है वो मंगोलियन से चाइनीज से कहीं ज़्यादा मिलती है और ये हमारे लिए एक ट्रबल का इशू है अगर ये जो जो चाइना गड़बड़ करता है वहाँ कुछ recent and bitter history also tells us that communism is no shield against imperialism and the communists are as good or as bad as imperialistic as any other. मतलब कम्युनिज्म को लेकर पटेल साहब के मन में कोई भ्रम नहीं था। उनको यही मानना था कि साम्यवाद उतना ही भला या बुरा है जितना इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद या पूंजीवाद, जैसे आप उसकी परिभाषा दें, इंपीरियलिज्म बेसिकली साम्राज्यवाद में आएगा। आगे देखिए वो क्या लिखते हैं, बड़ा ही फैसिनेटिंग, मुझे बड़ा जाती रूप में मुझे बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में इसको। ओके, Chinese ambitions in this aspect not only covered the Himalayan slopes on our side, but also include the important part of Assam. They have the ambitions in Burma also. Burma has been a difficulty that it has no McMahon line around which to build up even the semblance of the agreement. Chinese irredentism and communist imperialism are different from expansionism or imperialism of the Western powers. The former has a clock of ideology which makes it 10 times more dangerous, right? In the guise of ideological expansion lie concealed racial, national, and historical claims. The danger from north and northeast therefore becomes both communist and imperialistic, while our western and non-western threat to security is still as prominent as before. The new threat has developed from the north and northeast. Thus, for the first time, our centuries, India's defense has to concentrate itself on two fronts simultaneously. Our defense measures have so far been based on calculations of superiority over Pakistan. है नहीं? चाइना को आप काउंट ही नहीं कर रहे हैं. In our calculations, we shall now have to reckon with communist China in the north and northeast. A communist China which has definitely ambitions and aims which does not in any way seem friendly disposal towards us. I mean, this is absolutely fantastic. आप जरा देखिए इस आदमी की सोच में कितनी क्लैरिटी है. मतलब जो बात हम आज सोच रहे हैं, हमारे आज के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो समझ रहे होंगे. जरा सोचिए, आप एक ये लेटर पढ़ लीजिए और आपको चाइना की आज की पॉलिसी को समझने में कोई टाइम नहीं लगेगा. I'm actually astonishingly surprised. This is wonderful. Let us also consider the political conditions on this potentially troublesome frontier. Our northern and northeastern approaches consist of Nepal, Bhutan, Sikkim, the Darjeeling area, and the tribal areas of Assam. From the point of view of communication, there are weak spots. Continuous defensive lines do not exist. There is almost an unlimited scope of infiltration. Police protection is limited to a very small number of passes. There too, our outposts do not seem to be fully manned. The contrast to these areas with us is by no means close and intimate. मित्रों, याद रहे जिस समय हम कांग्रेस रिजीम हमारे पास थी
तो सुनने को हमें क्या मिलता था? चीन में नॉर्थ ईस्ट में हमारे सड़कें नहीं बनाई गई थी और क्या कहा जाता था कि चीन के अगर टैंक आएँगे ना तो पहुँच नहीं पाएँगे, इसलिए सड़कें मत बनाओ। अब ज़रा सोचिए, मतलब ये नहीं सोचा गया कि आपकी अपनी भी फ़ौज है जिसको वहाँ लड़ने के लिए उस तरफ जाना पड़ सकता है ना। मतलब मुकाबला तो हम कर ही नहीं सकते हैं, हारना तो हमको है ही। सिर्फ तय ये करना है कि उनको आने में देर कितनी करा सकते हैं, तो उससे क्या तुम्हारी हार रुक जाएगी भाई? आप ज़रा इस सोच को सर पटकने का दिल करता है ऐसी सोच के ऊपर। बट दैट्स हाउ इट इज़। एनीवे आगे देखते हैं। The people inhabiting these portions have no established loyalty or devotion to India. Even the Darjeeling and Kalimpong areas are not free from pro-Mongolite prejudices. During the last 3 years, we have not been able to make any appreciable approaches to Nagas and other hill areas, hill tribes in Assam. European missionaries and other visitors had been in touch with them. Now, see, my friends, just look at this. मतलब पटेल साहब की निगाह इवन उन मिशनरीज के ऊपर थी, यूरोपियन मिशनरीज पर जो वहां जा रहे हैं। उनको मालूम था कि ये भी एक किस्म की वहां पर डिवाइड पैदा करेंगे रिलीजियस ग्राउंड पर। तो गॉड वाओ, बट द इन्फ्लुएंस वाज इन नो वे फ्रेंडली टू इंडिया। यानी कि जो यूरोपियन मिशनरीज हैं जो नॉर्थ ईस्ट में सॉरी उस जमाने जो काम कर रहे थे, उनका भी जो इन्फ्लुएंस है या एटीट्यूड है इंडिया के लिए वो फ्रेंडली नहीं था, ना इंडिया के लिए ना इंडियंस के लिए। इन सिक्किम देयर आर पॉलिटिकल मूवमेंट्स सम टाइम अगो। इट्स क्वाइट पॉसिबल द डिसकंटेंट इज मोल्डिंग देयर। देख रहे हैं आप, मतलब उनको जमीनी हकाइक का पता था कि वहां पर डिसकंटेंट जो है भारत के लिए वो सुलग रहा है। Bhutan is comparatively quiet, but its affinity with Tibetans would be a handicap. Again, वही बात आती है। Nepal has a weak oligarchic regime based almost entirely on force. It is in conflict with the turbulent elements of population as well as with enlightened idea of modern age. In these circumstances, to make people alive to the new danger or to make them defensively strong is a difficult task indeed, and that difficulty can be got over only by enlightened firmness, strength, and a clear line of policy. मित्रों, जरा देखिए इस क्लैरिटी को। इनफैक्ट सलाम है इस क्लैरिटी को जो पटेल साहब लिए चल रहे थे और जितनी साफ गोई से अपने कंसर्न को नेहरू जी को शेयर कर रहे थे। आई विश कि उन्होंने इस बात को समझा होता। आई मीन हम आज की अपनी कितनी मुसीबतों से बच सकते थे अगर नेहरू जी ने इस पत्र को सीरियसली ले लिया होता। चलिए आगे देखिए। I'm sure the Chinese and their source of inspiration, Soviet Union, and would not miss any opportunity of exploiting these weak spots, partly in support of their ideology and partly in support of their ambitions. याद रहे मित्रों, चाइना और रशिया फ्रेंडली तब भी थे, कम्युनिस्ट रिजीम थी और 62 वॉर में दरअसल रशिया चाइना की सपोर्ट में था, हमारे साथ नहीं था। Partly in support of their ideology and partly in support of their ambitions. In my judgment, the situation is one which we cannot afford either to be complacent or to be vacillating. We must have a clear idea of what we wish to achieve and also of the methods by which we should achieve it. Any faltering or lack of decisiveness in formulating our objectives or in pursuing our policies to attain these objectives is bound to weaken us and increase the threats which are so evident. Side by side with these external dangers, we shall now have to face serious internal problems as well. आप देख रहे हैं, उनको न सिर्फ बाहर से आने वाली इन प्रॉब्लम्स का अंदाजा था, बल्कि वो अंदर जो आंतरिक समस्याएं हैं उनकी तरफ भी इंडिकेट कर रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड HVR, that is Iyengar, to send to EA Ministry, External Affairs Ministry, a copy of Intelligence Bureau's appreciation of these matters. So that means IB was alive. IB को इन चीज़ों का अंदाजा था, वो ग्राउंड सिचुएशन को अपने होम मिनिस्टर को यानी पटेल साहब को ऑलरेडी इन्फॉर्म किए हुए थे। Hitherto, the Communist Party of India has found some difficulty in contacting communist abroad. So देखिए, ये कम्युनिस्ट हमारे ज़माने में, उस ज़माने में भी ये चीन के साथ थे,
अभी तक उनके लिए मुश्किल है, जब ये चिट्ठी लिखी जा रही है तब तक इनको जो कम्युनिस्ट अब्रॉड हैं यानी चाइना में, रशिया में, उनसे कॉन्टैक्ट करने में मुश्किल आ रही है, लेकिन नीयत उनकी साफ है। और इन गेटिंग सप्लाईज ऑफ आर्म्स, इमेजिन, और ये सप्लाई ऑफ आर्म्स भी लेने के चक्कर में, लिटरेचर एक्सेट्रा, आपको याद है सारा सोवियत लिटरेचर क्या क्या आया करता था हमारे पास इस जमाने में, supplies of arms, literature, etc. from them. They had to contend with the difficult Burmese and Pakistani frontiers on the east and long seaboard. They shall now have a comparatively easy means of access to Chinese communists, through them to other foreign communists. Infiltration of spies, fifth columnists, and communists would now be easier. Imagine, ये सारे खतरे वही हैं जो हम जिसको फिफ्थ जनरेशन के नाम से आज देख रहे हैं. Instead of having to deal with isolated communist pockets and Telangana and Warangal, we may have to deal with communist threats to our security along with our northern and northeastern frontiers, where for supply of arms and ammunition, they can safely depend on communist arsenal in China. मित्रों, आप देख रहे हैं हम किस गेम में आज भी फंसे हुए हैं जो उस समय से चल रहा है. मतलब बात कब शुरू हुई थी? 1914 में. ये बात कब हो रही है? 1950 के दशक में. और हम आज खड़े हैं 2024 में. ऑलमोस्ट 100 साल हो रहे हैं दोस्तों. 75 साल हो चुके हैं इन सारी कहानियों को चलते हुए. और 100 साल उस नजरिए से कि 100 साल से भी ज्यादा अगर ये 1914 को ले लें. The whole situation thus raises a number of problems on which we must come to early decision so that we can, as I said earlier, formulate the objectives of our policy and decide the method by which those objectives are to be attained. It is also clear that the action will have to be fairly comprehensive, involving not only our defense strategy and state of preparedness, but also problems of internal security to deal with, which we have not a moment to lose. देखिए, वो आपको बार बार बता रहा है कि हमारे पास समय ही नहीं है गंवाने के लिए, हमको इमीडिएटली काम पर लग जाना है इन चीजों को निपटाने के. बट वेल, वी शैल आल्सो हैव टू डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन द आगे देखिए, communist arsenal in China, the whole situation, there's a number of problems on which we come to decision so we can, as I said, live formulate. अच्छा, ये वो पहले वाला मैंने अगले में डाल लिया है क्योंकि वो वहाँ पे कट हुआ था. Okay, it is good. We have not a moment to lose. ये यहाँ सारा. We shall also have to deal with the administrative and political problems in the weak spots along the frontier, to which I have already referred. That means वही नॉर्थ ईस्ट और हमारा जो सारा नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, यानी हिमालयन रेंज जो पूरी थी उधर की, have to deal with administrative and political problems in the weak spots. It is of course impossible to be exhaustive in setting out all these problems. I'm however giving below some of the problems in which in my opinion require early resolution and around which we have to build our administrative or military policies and measures to implement them. अब जरा देखें, ये बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट वो बात कर रहे हैं. A military and intelligence appreciation of the Chinese threat to India, both on the frontier and the internal security. आप देख रहे हैं, मतलब उनको ये अंदाजा था कि जो चाइनीज इंटरफेरेंस है वो हमारे अंदर बनी हुई है उस तरह से कि जो ये तमाम मंगोलियन एंड तिब्बतन जो अफिनिटी है नॉर्थ ईस्ट में, उसके चलते. An examination of military position and such redisposition of our forces as might be necessary, particularly the idea of guarding important routes or areas which are likely to be subject of dispute. देख रहे हैं, तो पूरा खतरा वो पॉइंट कर रहे हैं कि पेंट कर रहे हैं कि कहाँ है. The appeasement of strength of our forces and if necessary reconsideration of our retrenchment plans to the army in the light of a new threat, which means basically war. कि अगर मान लीजिए चाइना कोई थ्रेट वहां पोज करता है तो हम कैसे अपनी रिट्रेंचमेंट वहां करेंगे और कैसे अपनी आर्मी को सपोर्ट करेंगे. A long term consideration of our defense needs. देखिए, और ये हम यहाँ बिल्कुल कमजोर पाए गए थे. हमारी डिफेंस नीड्स जो हैं लॉन्ग टर्म उनको कंसीडर किया जाना चाहिए. माय ओन फीलिंग इज दैट अनलेस वी आर अश्योर फॉर सप्लाई ऑफ आर्म्स, देखिए, supply of arms, ammunition, and armor, we should be making our defense position perpetuate weak, and we would not be able to stand up to double threat of difficulties both from the west, north, and northeast. So north and northeast, यहाँ से और इधर पाकिस्तान से. So देखिए, बेसिकली 50s में जो पटेल साहब हैं वो आपको जिक्र कर रहे हैं टू फ्रंट वॉर का.
मित्रों आगे चलें और आप देखें कि ये आगे क्या काउंट करा रहे हैं आपको। द कंसिडरेशन ऑफ चाइनीज एंट्री इनटू यूएन in view of the rebuff which China has given us, which is followed in dealing with Tibet, I'm doubtful whether we can advocate its claim on any. There should be probability of threat in UN virtually to outlaw China in view of its active participation in the Korean War. We must determine our attitude on this position. Now, this poses the question जो बहुत पहले से जिस पर हम बात कर रहे हैं, जो यूएनएससी की सीट वाला मामला है कि यहाँ पर अगर हम अपनी पॉलिसी को प्रोबेबली हमें रिकंसिडर करना चाहिए था। ये उससे बिल्कुल अलग है जो पॉपुलर नैरेटिव दिया जाता है इस बात का कि नेहरू जी का यह मानना था कि जो हमें ऑफर की गई थी यूएनएससी में जो सीट थी वो दरअसल कोई मटेरियल्स की बहुत सीरियस मामला था नहीं, ऐसा उनका कहना है। मगर ये सारी बातें अजम्पशंस हैं। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जो अगर ये स्टैंस लिया गया होता जो पटेल साहब कह रहे हैं, तो बेसिकली व्हाट वाज देयर फॉर अस टू लूज? नथिंग। एंड यूएनएससी सीट, as far as the proposal was concerned, it was ours for taking. In political and administrative steps which we should take to strengthen our northern and northeastern frontier, this would include whole of border, that is Nepal, Bhutan, Sikkim, Darjeeling and tribal territory of Assam. Measures of internal security in the border areas as well as states flanking those areas such as UP, Bihar, Bengal and Assam. आगे देखिए, improvement of our communication, road, rail, air and wireless in these areas and with the frontier outposts. The future of our mission at Lhasa and trading post of Gyanse and Yatung and the forces which we have in operation in Tibet to guard the trade routes. The policies in regard to McMahon line. मित्रों इतना डिटेल्ड एग्जॉस्टिव डिटेल उन्होंने दे दी है तमाम थ्रेट की जो उस समय हमारे सामने थी। आगे देखें कि द फ्यूचर ऑफ आवर मिशन एट लासा, अच्छा ये हमने कर लिया था, तो मैकमोहन लाइन हो गया। these are some of the questions which occur to my mind. अब देखिए ये लेटर खत्म हो रहा है। it is possible that a consideration of these matters may lead us to wider question of relationship with China, Russia, America, Britain and Burma. This, however, would be of general nature, though some might be basically very important. That is, we might have to consider, for example, we might have to consider whether we should not enter into the closer association with Burma in order to strengthen the later in its dealing with China. I do not rule out the possibility that before applying pressure on us, China might apply pressure on Burma. मैं आपको इस पे बड़ी खूबसूरत बात बताने जा रहा हूँ। इस 2 लाइन का बचा है, आप जरा रुकिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल पंचशील वाले मसले को लेकर एग्जैक्टली यही हुआ। पहला प्रश्न कहाँ आया? बर्मा पे। एग्जैक्टली चाइना ने यही किया जो बता रहे हैं। मैं आपको ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ। आई डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी, जरा देखिए, आई डू नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी that before applying pressure on us, China might apply pressure on Burma. With Burma, the frontier is entirely undefined and Chinese territory claims are more substantial. In its present position, Burma might offer an easier problem to China and therefore might claim to its first attention. And this is how it actually went on. I suggest that we meet eagerly. अब जरा देखिए, वो मिलने की बात कर रहे हैं। Meet early. That we meet early to have a general discussion on these problems and decide on such steps as we might think to be immediately necessary and direct quick examination of other problems with the view of taking early measures to deal with them. मित्रों, ये रहा वो पत्र, आप देख रहे हैं नीचे सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये लेटर है। तो मित्रों, ये हुई वो बात जो मुझे आपको बतानी थी। अब जरा आगे देखें।